हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो दो चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो ताहिर हुसैन से रिलेटेड है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और एक तीसरे से भी रिलेटेड है, वो है AIM के बारे में भी हम थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ये तीन चीज़ों से रिलेटेड है। ताहिर हुसैन जो कि आपके पूर्व पार्षद थे, वो मुस्तफाबाद से AIM के IIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं मुस्तफाबाद से। और यदि हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार यहाँ मुसलमान 90% से ऊपर हैं, तो यहाँ इनके चुनाव जीतने की पूरी पूरी संभावना है। मोटे तौर पर 2020 फरवरी में, जो कि आखिरी वीक तक चला था, दिल्ली में एक भयंकर दंगा हुआ था जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। उसी दंगे में ये आरोपी हैं ताहिर हुसैन के छत पर से ईंट और पत्थर के टुकड़े मिले थे और गुर्दे नुमा एक यंत्र भी मिला था जिससे ईंट और पत्थर के टुकड़े चला करके गैर मुसलमानों पर प्रहार किया जाता था। वहीं अंकित शर्मा का को 50 से अधिक बार चाकुओं से वार करके और उनकी जब मौत हो गई तो उनको नाले में फेंक दिया गया था। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट का काम करते थे। पहले आपके पार्षद थे, बाद में इस दंगे में आरोपी बनने के बाद आपने इनको निष्कासित कर दिया था। इसके बाद वर्तमान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के टिकट पर जो असादुद्दीन ओवैसी जिसके अध्यक्ष हैं वो चलाते हैं, उन्होंने इनको मुस्तफाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। दो विधानसभा के दो सीटों पर ये चुनाव लड़ रही है AIMIM, उसमें एक ये है। तो मुस्तफाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। आप सभी लोगों को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस समय आए थे उस समय शाहीन बाग में महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था। मुस्लिम महिलाओं का, महिलाओं से मतलब मेरा मुस्लिम महिलाओं से है। और इधर जाफराबाद मौजपुर सीलमपुर जो लाइन है उस पर भी मुसलमान सक्रिय थे, खास करके मुस्लिम महिलाएं जाफराबाद एरिया में भी धरना प्रदर्शन कर रही थी। शायद इसका उद्देश्य दो था, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकृष्ट करना, एक तो विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करना, ताकि लगे कि भाई भारत में मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है और ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के खामोश रह जाए, CAA को पारित कराने की जिद ना करे। हालांकि उस समय CAA अभी पारित नहीं हुआ था, पारित तो अभी हुआ है 2020 लोकसभा चुनाव के पहले। इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अधीन पारित किया गया है अमेंड करके। तो यानी CAA अभी भी CAA के रूप में भले ही पारित हुआ हो, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से पारित नहीं हुआ। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत पारित हुआ है। यानी सिटीजनशिप एक्ट को 1955 को अमेंड करके पारित किया गया है। और उसमें ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों जो घोषित रूप से इस्लामिक स्टेट हैं, इन तीनों से आने वाले जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे उनको यहाँ नागरिकता के संबंध में काफ़ी छूट दी गई। यानी 12 साल की जगह 6 साल में ही वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो पहले जो प्रावधान था वो ये था कि भाई अगर दूसरे देश के किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो कुल 11 वर्ष के पीरियड चाहिए उसको भारत में रहते हुए, जिसमें 7 वर्ष तो लगातार रहने का रिकॉर्ड होना चाहिए और अप्लाई करने के 12 महीने पहले यानी 1 साल पहले से वह भारत में लगातार रह रहा हो, तभी वह इसके लिए एलिजिबल होगा। उसको घटा के 6 साल कर दिया गया है, यानी आधा कर दिया गया है। भारत में बहुत सारे वाल्मीकि समाज के हिंदू इन तीन देशों से आकर के रहते हैं। हालांकि यहाँ तो रोहिंग्या के लोग भी रहते हैं जो मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि मोदी सरकार उनके प्रति
संवेदनशील नहीं है। उनको तो सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। और सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर के, जैसे एकनाथ शिंदे गुट के बहुत सारे शिव सैनिक हमलावर हैं, उसी तरह से विरोधी दल भी हमलावर हैं कि भाई कैसे वो घुसपैठ हो जाती है और कैसे ये यहाँ रहते हैं। अब देखना है आगे इसमें क्या होता है। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को AIM ने विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इस वजह से। अब हम लोग आते हैं कि भाई ऐसा है कि AIM का संक्षेप में इतिहास क्या है। तो ये वास्तव में MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 12 नवंबर 1927 को हैदराबाद के नवाब महमूद नवाज खान किलेदार साहब ने इसकी स्थापना अपने घर से ही किया था। शुरू में ये सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों से संबंधित था, लेकिन था ये जरूर इस्लाम की रक्षा के लिए। इसीलिए उलेमाए मशरक़ीन नामक संगठन, जो कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के पक्ष में खड़ा था, उसने इसका समर्थन कर दिया था। नवाज खान किलेदार साहब जिसने इसकी स्थापना की थी, नवाब महमूद नवाज खान किलेदार साहब ने। तो उनके बाद से बहादुर जंग नाम के व्यक्ति ने इसका पदभार संभाला। हालांकि उनकी मृत्यु जब 1944 में हुई, तो कासिम अली, जो कि हैदराबाद के रजकारों के सबसे बड़े लीडर भी थे, उन्होंने इसका पदभार संभाला। लेकिन भारत सरकार ने, यानी पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत तो 1950 में हो गई थी, उसके पहले उन्होंने हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय करने के लिए मजबूर कर दिया था ऑपरेशन पोलो चलाकर। और उस्मान अली, जो कि हैदराबाद का अंतिम निजाम था, वह मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी अधिग्रहण पत्र पर, विलय पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार से हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो गया था। तो सालार जंग ने इसका पदभार संभाला। उसके बाद कासिम अली को निष्कासित कर दिया था भारत सरकार ने, और कहा कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो 1957 में वो पाकिस्तान जाने के पहले उसने इसका अध्यक्ष ओवैसी साहब को बनाया। ओवैसी साहब इसके असदुद्दीन ओवैसी के बाबा थे। उसके बाद उन्होंने 1975 में सलाउद्दीन ओवैसी, जो कि उनके पुत्र थे, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और 1958 में ही उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ऑल इंडिया जोड़ दिया, तब वो AIM हो गया। 1958 से वो AIM के नाम से जाना जाता है। 1975 में सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने इसका पदभार संभाला, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी थे। वो कई बार चार मीनार तथा एक दो अन्य जगहों से भी वो विधायक भी रहे। फिर उसके बाद 1984 में वो सांसद भी हुए वहाँ से, ओल्ड हैदराबाद से। और वो उसके बाद से उनका पदभार उन्हीं के उत्तराधिकार उनके पुत्र असदुद्दीन ओवैसी ने संभाला है। इनके एक और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि अपने भाषण में आग उगलते रहते हैं, खास करके वर्तमान सरकार के विरुद्ध। हालांकि ओल्ड हैदराबाद तक ही इन लोगों का ज़्यादा प्रभाव है। वर्ष 2014 में जब इन्होंने वहाँ तेलंगाना में, हैदराबाद में 7 असेंबली सीटें जीती थी। 1913 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, 14 में इसके चुनाव हुए थे, उसमें 7 विधानसभा की सीटें जीती थी। तो इनको क्षेत्रीय दल की मान्यता दे दिया निर्वाचन आयोग ने। तो तब से इनका दिमाग थोड़ा और ज़्यादा चढ़ गया। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी इस संगठन के AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं।
और इनके छोटे भाई विधानसभा में एआईएमआईएम के नेता भी रहे हैं। खास करके केसी चंद्रशेखर राव के समय, जब केसी चंद्रशेखर राव वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हमेशा समर्थन करती रही है। तो उन्हीं के समय में वर्ष 2014 में पहले चीफ मिनिस्टर तो वही थे, के चंद्रशेखर राव। उन्हीं के समय में इसको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिली थी, और इस प्रकार से तब से यह अपने विस्तार में लगा रहता है ताकि ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। और ये है वस्तुतः मुसलमानों के समर्थक दल, लेकिन ये अनुसूचित जातियों की चर्चा करके ये सोचता है कि मुस्लिम और अनुसूचित जाति का एक गठजोड़ बनाएं, जिससे कि हम छका सकें इस देश की मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को। वास्तव में जो असदुद्दीन ओवैसी की कुटिल चाल है, वह वास्तव में बीजेपी के लिए फायदेमंद होती है। इसीलिए कई बार विरोधी दल कहते भी है, भाई इनके यहाँ ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं पड़ा, क्या ये दूध के धुले हुए हैं। दरअसल ये बीजेपी को काउंटर पोलराइजेशन के द्वारा लाभ पहुंचाते हैं, तो इस वजह से बीजेपी इनको छूती नहीं है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र जैसे जगहों पर इनके पांव ऑलरेडी फैले हुए हैं। बिहार में भी इनके 5 विधायक थे, जिसमें से संभवतः 4 आरजेडी में चले गए, एक ही बच गया है। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में आप सभी लोगों को पता होगा, एक जाने माने वकील है महाराष्ट्र लोकल कोर्ट के, और एक और सज्जन वहाँ से चुनाव जीतते रहते हैं औरंगाबाद साइड से। और इस प्रकार से महाराष्ट्र में भी इनको अपने पांव फैलाने का अवसर बखूबी मिला है। हैदराबाद, मुंबई और बिहार में तो ये अपने पांव फैलाने की पूरी कोशिश किए। बिहार में भी ये उन्हीं इलाकों में जीत पाए जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, खास करके जो दक्षिणी बिहार में आते हैं, जो इलाके पूर्णिया के आसपास हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एआईएमआईएम के टिकट पर ताहिर हुसैन साहब लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई किसने इनको चुनाव में टिकट दे दिया और किसने इनको परमिशन दे दिया कि भाई ये चुनाव लड़े, इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। इनके ऊपर जो गंभीर आरोप हैं उसके मद्देनज़र इनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई वही है कि अभी ये आरोपी हैं, दोषी तो हुए नहीं हैं, यानी एक्यूज्ड हैं, कन्विक्ट तो हुए नहीं हैं। इनके ऊपर सब आरोप है, लेकिन सिटी कोर्ट ने इनको जमानत भी दिया था इसी आधार पर। लेकिन अभी इनके खिलाफ जो भी सबूत हैं उनका प्रूव होना और इनकी सेंटेंसिंग यानी अदालत द्वारा इनको जेल भेजा जाना आपराधिक कृत्य के दोषी पाए जाने पर, वह अभी बाकी है। इस वजह से इनको चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस 2013 इन पर लागू नहीं होता। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।